दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में लिखा कि भाई एमिटेबल हॉरर केस पर वीडियो बनाओ। ये केस इतना डरावना है कि मैंने इसके बारे में जितना पढ़ा रात को सो नहीं पाया। तो ये वीडियो सबके लिए भी जो रियल हॉरर केसेस सुनना पसंद करते हैं। बात है 13 नवंबर 1974 की। रात के 3:15 न्यूयॉर्क का एक छोटा सा शांत टाउन एमिटेबल। ओशन एवेन्यू पर एक बड़ा सा डच कॉलोनियल स्टाइल का घर। इस घर में 6 लोग सो रहे थे, एक पूरा फैमिली, माँ बाप और 4 बच्चे। और इसी रात इस घर में कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन जब पुलिस पहुंची तो जो सीन उन्होंने देखा उसे देखकर सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर भी कांप गए। 6 लोग, सब फेस डाउन, अपने अपने बिस्तरों पर। सबको गोली मारी गई थी। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि किसी ने चीखने की कोशिश नहीं की, कोई भागा नहीं, कोई हिला तक नहीं। एक पूरे घर में राइफल की आवाज गूंजी और कोई जागा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। असली हॉरर तो तब शुरू हुआ जब मर्डर्स के बाद एक नया फैमिली इस घर में रहने आया। और यहां से शुरू होती है रियल हॉरिफाइंग जर्नी। ये कहानी है एमिटेबल हॉरर केस की, अमेरिका की सबसे फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल पैरानॉर्मल केस। तो चलो पहले समझते हैं कि वो फैमिली कौन था जो उस घर में रहता था। 112 ओशन एवेन्यू, एमिटेबल, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। ये एड्रेस था डिफेयो फैमिली का। इस घर में रहते थे रोनाल्ड डिफेयो सीनियर, जिनकी एज 43 साल थी। उनकी वाइफ लुईस डिफेयो जो 42 साल की थीं, और उनके 4 बच्चे। बड़ी बेटी डॉन 18 साल, फिर एलिसन 13 साल, मार्क 12 साल और सबसे छोटा जॉन मैथ्यू जो सिर्फ 9 साल का था। ऊपर से देखो तो एक नॉर्मल अमेरिकन फैमिली, बड़ा घर, अच्छी इनकम, सब सेटल। लेकिन इस घर के अंदर सब कुछ उतना नॉर्मल नहीं था जितना बाहर से दिखता था। घर के पिता रोनाल्ड डिफेयो सीनियर बहुत अग्रेसिव नेचर के इंसान थे। घर में हमेशा टेंशन रहती थी, लड़ाई झगड़े, चिल्लाना, मारपीट। और इन सब से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता था उनका सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड डिफेयो जूनियर, जिसे सब बुच कहकर बुलाते थे। बुच 23 साल का था। पिता से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल था और कई बार उसने अपने पिता को थ्रेटन भी किया था। लेकिन क्या सिर्फ पिता से लड़ाई इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि कोई अपने पूरे फैमिली को मार डाले? अपनी माँ को, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। 13 नवंबर 1974, बुधवार की रात, करीब 3 बजे के आसपास बुच यानी रोनाल्ड डिफेयो जूनियर ने एक .35 कैलिबर मालिन राइफल उठाई। सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स के बेडरूम में गया। उसने अपने पिता रोनाल्ड सीनियर को 2 गोलियां मारी, फिर अपनी मां लुईस को 2 गोलियां। दोनों फेस डाउन सो रहे थे। दोनों की डेथ इंस्टेंट हुई। फिर बुच ऊपर गया जहां बच्चों के रूम्स थे। पहले डॉन के रूम में, उसे गोली मारी, फिर एलिसन, फिर मार्क और लास्ट में सबसे छोटा जॉन मैथ्यू जो सिर्फ 9 साल का था। सभी को क्लोज रेंज से गोली मारी गई। सभी फेस डाउन अपने बेड्स पर पड़े मिले। और यही वो बात है जो इस केस को मिस्टीरियस बनाती है। एक .35 मालिन राइफल की आवाज इतनी लाउड होती है कि पूरे नेबरहुड में सुनाई दे। लेकिन उस रात ना किसी नेबर ने कुछ सुना, ना घर के अंदर कोई जागा, ना कोई भागने की कोशिश में मिला। 6 लोग, सब अपने बेड्स पर, सब फेस डाउन, जैसे किसी ने हिलने ही नहीं दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि मर्डर्स रफली 3 AM से 3:15 AM के बीच हुए, मतलब 15 मिनट में 6 लोगों का मर्डर। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि शायद बच्चों को कुछ दिया गया था जिससे वो डीप स्लीप में थे, लेकिन ऑटोप्सी में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। ये सवाल आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। अगले दिन 14 नवंबर शाम करीब 6 बजे बुच भागता हुआ एक लोकल बार में पहुंचा जिसका नाम था हेनरीज बार। वो चिल्लाते हुए अंदर आया और बोला, "You got to help me. I think my mother and father are shot." अब सोचो, इस आदमी ने कल रात अपने हाथों से 6 लोगों को मारा और अगले दिन ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। बार में मौजूद कुछ लोग उसके साथ घर गए और जब उन्होंने अंदर का सीन देखा तो तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। सफक काउंटी पुलिस पहुंची और जो उन्होंने देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। शुरू में बुच ने पुलिस को बताया कि ये सब एक मॉब हिटमैन ने किया है जिसका नाम लुइस फलिनी है। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये स्टोरी एक भी एंगल से टिक नहीं पाई। और फिर 15 नवंबर को इंटेरोगेशन के दौरान बुच टूट गया। उसने कन्फेस किया और सब क्लियर हो गया।
नवंबर 1975 में कोर्ट ने रोनाल्ड डिफेयो जूनियर को गिल्टी पाया और उसे 25 इयर्स टू लाइफ की 6 कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस दी गईं। वो कभी बाहर नहीं आ पाया और 12 मार्च 2021 को प्रिजन में ही उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, नॉर्मली तो ये केस यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। मर्डर हुआ, मर्डरर पकड़ा गया, सजा मिली, केस क्लोज्ड। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अब वो चैप्टर शुरू होता है जिसकी वजह से ये केस पूरी दुनिया में फेमस हुआ। एक नया फैमिली इस खूनी घर में रहने आने वाला था। दिसंबर 1975, मर्डर्स के करीब 13 महीने बाद जॉर्ज लट्स और उनकी वाइफ कैथी लट्स ने इस घर को खरीदा सिर्फ $80,000 में, जबकि इस घर की एक्चुअल मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा थी। ऑब्वियसली 6 मर्डर्स होने के बाद कोई इस घर को लेने को तैयार नहीं था, तो प्राइस बहुत कम रखी गई। जॉर्ज और कैथी को पता था कि इस घर में क्या हुआ है, फिर भी उन्हें लगा कि इतना बड़ा खूबसूरत घर इतने कम में मिल रहा है तो ले लेते हैं। घर तो घर है, भूत वूत कुछ नहीं होता। 18 दिसंबर 1975 को जॉर्ज, कैथी और कैथी के पहले शादी से 3 बच्चे डैनियल, क्रिस्टोफर और मिसी इस घर में शिफ्ट हो गए। मूव इन से पहले उन्होंने एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर रैल्फ पेकोरारो को बुलाया घर को ब्लेस करने के लिए। और दोस्तों, यहीं से अजीब चीजें शुरू हो गईं। फादर पेकोरारो ने बाद में बताया कि जब वो सेकंड फ्लोर के एक रूम में पवित्र जल छिड़क रहे थे तो उन्हें एक हैवी मैस्कुलिन वॉइस सुनाई दी और उसी मोमेंट उन्हें अपने चेहरे पर एक हार्ड स्लैब जैसा फील हुआ। फादर इतने डर गए कि उन्होंने वो रूम छोड़ दिया और फैमिली को वार्न किया कि उस रूम को बेडरूम की तरह यूज मत करना। लेकिन लट्स फैमिली ने इसे सीरियसली नहीं लिया और नॉर्मली रहना शुरू कर दिया। अब जो अगले 28 दिन में हुआ, ये इस केस का सबसे टेरिफाइंग हिस्सा है। ठीक से सुनना, क्योंकि ये सब लट्स फैमिली ने खुद बताया है। पहले कुछ दिन तो ठीक गए, लेकिन फिर जॉर्ज लट्स को एक अजीब सी बात नोटिस हुई। वो हर रात एग्जैक्टली 3:15 पर उठ जाते थे, ठीक वही टाइम जब डिफेयो मर्डर्स हुए थे। रोज बिल्कुल उसी मिनट पर, जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो। जॉर्ज, जो पहले एक हेल्दी और एक्टिव इंसान थे, अब लगातार ठंड फील करते थे। घर में कितना भी हीटिंग चलाओ, फायरप्लेस में लकड़ियां जलाओ, टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं था, जैसे इस घर की दीवारों में ठंड बसी हुई हो। कैथी लट्स को रात में सोते टाइम ऐसा फील होता था कि कोई इनविजिबल उन्हें छू रहा है। एक रात उन्होंने बताया कि उनका पूरा बॉडी बेड से उठकर हवा में फ्लोट कर रहा था, लेविटेशन हो रहा था। उनकी सबसे छोटी बेटी मिसी, जो बस 5 साल की थी, उसने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया जिसका नाम उसने जोडी रखा। अब एक 5 साल की बच्ची जिसे ना हॉरर मूवीज का पता है ना पैरानॉर्मल का, वो ऐसी चीजें कैसे बता रही है। एक रात जॉर्ज ने सेकंड फ्लोर की विंडो से बाहर देखा तो उन्हें 2 रेड ग्लोइंग आईज दिखीं जो सीधा उन्हें घूर रही थीं। जब उन्होंने बाहर जाकर चेक किया तो बर्फ में किसी जानवर के पैरों के निशान मिले जो किसी पिग जैसे दिख रहे थे, और ये निशान एक पॉइंट पर जाकर अचानक गायब हो गए, जैसे वो चीज हवा में उड़ गई हो। घर की दीवारों से हरे रंग का एक अजीब सा स्लाइम निकलने लगा था। टॉयलेट का पानी काला हो जाता था। बेसमेंट में एक छोटा सा रेड रूम मिला जो घर के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, और फैमिली का डॉग उस रूम के पास जाने से बिल्कुल मना करता था। वो उस तरफ जाते हुए रोता और पीछे भागता था। क्रूसिफिक्सेस जो दीवारों पर लगे थे वो रात को उल्टे हो जाते थे। डोर्स अपने आप खुलते और बंद होते थे। और सबसे क्रीपी बात, जॉर्ज लट्स की शक्ल दिन ब दिन बदलती जा रही थी। उनका चेहरा रोनाल्ड डिफेयो जूनियर जैसा दिखने लगा था। ये बात खुद कैथी ने नोटिस की थी। 28 दिन, बस 28 दिन रह पाई लट्स फैमिली इस घर में। 14 जनवरी 1976 को आधी रात में उन्होंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ा, कपड़े, फर्नीचर, सब कुछ, और बस अपनी जान लेकर भागे। बाद में जॉर्ज लट्स ने कहा, आई विश आई हैड नेवर बीन इन दैट हाउस। अब ये सब सच था या झूठ, ये जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो सुनकर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोस्तों, इस केस में 2 साइड्स हैं। एक साइड कहती है कि ये सब 100% रियल था। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन ने इस घर की इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने कंफर्म किया कि इस घर में जेन्युइनली डिमोनिक प्रेजेंस है। लट्स फैमिली ने हमेशा अपनी बात पर अड़े रहे कि जो कुछ भी उन्होंने बताया वो सच है। लेकिन दूसरी साइड भी उतनी ही स्ट्रांग है। लट्स फैमिली ने बाद में राइटर जे एंसन के साथ मिलकर 1977 में एक बुक लिखवाई, द एमिटिविल हॉरर,
जो मैसिव बेस्ट सेलर बनी। 1979 में इस पर मूवी बनी जिसने करोड़ों कमाए और यहीं से लोगों ने सवाल उठाए। रोनाल्ड डिफेयो जूनियर के लॉयर विलियम वेबर ने पब्लिकली कहा कि लट्स फैमिली के साथ बैठकर उसने ही ये पूरी पैरानॉर्मल स्टोरी बनाई थी। मकसद था डिफेयो का केस रीओपन करवाना और एक प्रॉफिटेबल बुक डील हासिल करना। बाद में इस घर में रहने वाले फैमिलीज ने कभी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की रिपोर्ट नहीं की। जिम और बारबरा क्रोमाटी, जो लट्स फैमिली के बाद इस घर में 10 साल रहे, उन्होंने साफ कहा कि इस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। तो सच क्या है, शायद कभी पूरी तरह पता ना चले, लेकिन एक बात सर्टेन है कि 6 लोगों का मर्डर 100% रियल था। ये कोई कहानी नहीं है। बुच ने अपने पूरे फैमिली को मारा, ये कोर्ट प्रूवन फैक्ट है। और 112 ओशन एवेन्यू आज भी अमेरिका के सबसे इनफेमस एड्रेसेस में गिना जाता है।